जरा इस वायलिन पीस को सुनो। इस पीस को बोला जाता है पगनीनी कंचर्टो नंबर 1। देखो ये कैसे फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि वायलिन की स्ट्रिंग्स एक एक करके टूटती जा रही हैं। कुछ समय तक इस पार्ट को प्ले करना इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन आज के समय पर इस पार्ट को वायलिनिस्ट रेगुलरली प्ले करते हैं। अब इनसे मिलो, यह है मैग्नस कार्लसन, 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, और ये किसी भी चेस बोर्ड को देख के ये बता सकते हैं कि वो एग्जैक्ट मूव्स किस गेम में प्ले करे गए थे। Okay, this is the 24th game from Seville, obviously. I'm sure you've seen this opening before. Okay, it's going to be Anand. लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? हमेशा से ही साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी इंसान जीनियस होता है या फिर एक्सेप्शनली टैलेंटेड होता है, उसको एक्चुअल में क्या चीज इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है। क्या उसका आईक्यू आम लोगों से ज्यादा होता है, क्या वो जेनेटिकली गिफ्टेड होता है, या फिर क्या उसमें बस दूसरे लोगों से ज्यादा पैशन होता है। इसी क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए एक स्टडी में 3 अलग लेवल के चेस प्लेयर्स को लिया गया, एक हाईएस्ट लेवल, एक मिडिल लेवल प्लेयर और एक बिगनर लेवल, और फिर उनके आगे एक चेस बोर्ड रखा गया जिन पर 25 अलग अलग पीसेस अलग अलग पोजीशंस पर थे, और उनको बोला गया कि आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आप इस चेस बोर्ड पर जितने भी पीसेस हैं उनकी पोजीशंस को याद करो और फिर एक नए बोर्ड पर इन सारी पोजीशंस को कॉपी करो। हर प्लेयर को अलाउड था कि वो जितनी बार चाहे 5 सेकंड के लिए पहले वाले बोर्ड को देख सकते हैं। सिर्फ एक बारी देखने पर जो हाईएस्ट लेवल चेस प्लेयर था उसने 16 पीसेस को याद रखा, जबकि जो मिडिल लेवल चेस प्लेयर था उसको 8 पोजीशंस याद थी, और जो एक बिगिनर लेवल प्लेयर था उसको बस 4 पोजीशंस याद थी। लेकिन इसके बाद रिसर्चर्स ने चेस पीसेस को रैंडम प्लेसेस पर पोजीशन कर दिया, और ये वो पोजीशंस थी जो एक एक्चुअल गेम में कभी आती ही नहीं। और तब हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जो हाईएस्ट लेवल के चेस प्लेयर्स थे उनकी मेमोरी भी उतनी ही वर्स परफॉर्म करने लगी जिस लेवल पर एक बिगनर की मेमोरी परफॉर्म कर रही थी, और वो भी सिर्फ 4 पोजीशन से ज्यादा पोजीशंस को रिकॉल करने में फेल हो रहे थे। और इससे हमें ये पता लगता है कि जो एक चेस ग्रैंड मास्टर होता है उसकी एक्चुअल में मेमोरी या फिर आईक्यू बेटर नहीं होता है, उससे बस वही मूव्स याद होते हैं जो उसने हजारों बार प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी स्किल को हजारों बार प्रैक्टिस करके एक जीनियस बन सकते हो, क्योंकि आपको इसके साथ चाहिए होती है 3 और चीजें, और जब भी आप इन 3 चीजों को अप्लाई नहीं करोगे तब आप अपने इनर जीनियस को अनयूज छोड़ दोगे। नंबर 1, क्रिएटिंग अ जेनेटिक एडवांटेज एट विल। हमारे जीन्स लॉटरी की तरह नहीं होते कि अगर आपका नंबर आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो हम क्या ही कर सकते हैं। जीन्स बस सक्सेस और फेलियर की पोटेंशियल को बताते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी पर फाइनल वर्डिक्ट आप खुद देते हो। मगेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल मीनी बताते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद लगभग 20,000 जीन्स में से कोई भी एक सिंगल जीन ऐसा नहीं होता जिसको एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट होकर हम स्टडी कर सकें, और कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं होता जिसके इफेक्ट को हम जीन से हटा के स्टडी कर सकें। बिकॉज जो भी हमारे अंदर खूबी या फिर कमी होती है वो जीन्स और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से बनती है। यानी जहां हम अभी तक ये सोचते हैं कि हमारे जीन्स ताश के पत्तों की तरह होते हैं और लाइफ हमारे साथ क्या करती है, लाइफ इन पत्तों को फेंटती है, और जो भी हमारी किस्मत में जीन्स निकल कर आते हैं वो हमें पकड़ा देती है। ना ही हम इन जीन्स को चेंज कर सकते हैं, और हमें अपनी लाइफ की बाजी इन्हीं पत्तों के साथ खेलनी होती है। वहीं साइंस आज ये बोल रही है कि हमारे जीन्स स्विचेस और नॉब्स की तरह होते हैं। जैसे अगर मुझे इस रूम में गर्मी लगने लगे तो मैं इस एनवायरमेंटल चेंज पर रिस्पॉन्ड करूंगा फैन के रेगुलेटर को घुमा के। फैन तेज होएगा और मुझे गर्मी कम लगेगी, और अगर इस रूम में ठंड हो जाती है, मुझे ठंड लगने लगती है, तो मैं अगेन इस एनवायरमेंटल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करूंगा फैन के बटन को बंद करके। हमारी बॉडी भी हर समय एनवायरमेंट को स्कैन करके ये देख रही होती है कि किस समय पर किस जीन को एक्टिवेट और किस जीन को डीएक्टिवेट करने की जरूरत है। यही वजह है कि क्यों आपकी बॉडी में हेल्थ प्रमोट करने वाले, डिजीज को खत्म करने वाले, फेस पर ग्लो लाने वाले, जल्दी जल्दी मसल पुट ऑन करने वाले और इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाले जीन्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे अगर आप अपने एनवायरमेंट को नहीं बदलते हैं। अब जैसे पिछले महीने में अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था, हम सब बीच पर थे, पापा और मैं शर्टलेस थे। पापा की भी बॉडी है, मेरी भी बॉडी है, तो मैंने सोचा पहली बार पापा के साथ इंस्टाग्राम पर मैं फोटोज डालता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर फोटोज डाली और कई लोगों के कमेंट्स ऐसे आए कि सौरभ, मुझे लगता था कि तुमने अपनी बॉडी बहुत मेहनत करके बनाई है, बट क्लियरली यू हैव दिस जेनेटिक एडवांटेज, तो अब मैं तुम्हारी उस हार्डवर्क वाली फिलोसफी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। पर मुझे ये लगा कि तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क, कितना ज्यादा सैक्रिफाइस और किस लेवल पर फैमिली की अलाइनमेंट लगती है। अब ये फोटो देखो, ये 12 साल पुरानी है। यहाँ पर पापा 15 to 20 kgs ओवरवेट है और मैं यहाँ पर स्किनी हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप नहीं बोलोगे कि कोई जेनेटिक एडवांटेज है या फिर जीन्स बहुत ज्यादा सुपीरियर है नॉर्मल लोगों से, नथिंग। और पता है, मुझे थोड़े टाइम पहले तक ये लगता था कि हाँ मेरी कोई जेनेटिक एडवांटेज है, बिकॉज लोग इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं
कि तुम्हारी शेप्स अच्छी है, चेस्ट ऐसी है, शोल्डर्स ऐसे हैं, बट थोड़े टाइम पहले मुझे अपनी एक फ़ोटो मिली जब मैंने जस्ट जिम जाना शुरू किया था, और मैं उसमें देख के खुद को हैरान हो गया कि यार मेरी चेस्ट की शेप एक्चुअल में ऐसी थी। मुझे लगता था कि एक्चुअल में मेरी हमेशा से आउटलाइन बनी हुई है, बट ये आप फील करना शुरू कर देते हो जब लोग हमेशा आपको ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी तो प्रिविलेज है, तुम्हारे पास ना कोई एडवांटेज थी। बट ऐसा नहीं होता है। आपको ये चूज करना होता है कि आप एक मीडियोकर लाइफ के साथ सेटल नहीं कर सकते हो। जेनेटिकली आई एम वेरी मीडियोकर एंड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट मी, बट मैं उस रियलिटी में जी ही नहीं सकता जहां पर मेरी हेल्थ और मेरा फिटनेस लेवल बाकी सब लोगों के जैसा है, बिकॉज दैट इज बिलो माई स्टैंडर्ड्स। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मेंटल मॉडल को डेवलप करो कि इफ यू वांट टू बी एक्सेप्शनल, इफ यू वांट टू ड्रास्टिकली चेंज योर जेनेटिक आउटपुट, देन चेंज व्हाट यू आर रीडिंग, चेंज व्हाट यू आर ईटिंग, change the people you surround yourself with, and change what you are thinking. Changing your environment literally means changing the stimuli that you give to your body. अगर आप अपने शरीर को सेम तरह का खाना, सेम इंफॉर्मेशन, सेम तरह की दोस्ती और सेम लो क्वालिटी रिलेशनशिप्स देते रहोगे, तो ऑफ कोर्स वो सेम जीन्स को बार बार एक्टिवेट करेगा और आप बोलोगे कि यार मेरी तो किस्मत ही बुरी है। आप अपने जीन्स की वैल्यू तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप खुद को पुश नहीं करते। यहां तक कि 1957 की एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि जो फैमिलीज जापान से निकलकर कैलिफोर्निया शिफ्ट हुई थी, उन लोगों के बच्चे जापान में रहने वाले अपने कजन्स और फ्रेंड्स के कंपैरिजन में 5 इंच ज्यादा लंबे हुए, ओनली बिकॉज कैलिफोर्निया में बेटर न्यूट्रिशन और बेटर हेल्थ केयर था। सेम जीन पूल बट डिफरेंट एनवायरमेंट। जितना आप जीन्स को स्टडी करते हो उतना आपको यह समझ आता है कि हमारे जीन्स बलून्स की तरह होते हैं। जहां कई लोगों के बलून्स शुरू से ही हवा के साथ आते हैं, वहीं कई लोग बिना हवा के आते हैं। लेकिन अगर वो चाहें और अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें तो वो भी खुद को उतना ही एक्सपैंड और डेवलप कर पाते हैं जितने कि दूसरे लोग होते हैं। और ऑब्वियसली आप जितना जल्दी अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, आपको रिजल्ट भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। नंबर 2, अप्लाइंग योर नॉलेज। असली जीनियसेस और हाई अचीवर्स अपनी क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग और पैटर्न रिकग्निशन कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए यूज होती है हमारी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जिस तरीके से कंप्यूटर में रैम करंट टास्क को हैंडल करती है और रोम चीजों को याद रखती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारे लॉजिक का यूज करती है, और हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को। जहां समय के साथ साथ हमारी बढ़ती नॉलेज की वजह से हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है, वहीं 25 साल की उम्र के बाद हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी हमारी लॉजिक लगाने की क्षमता गिरने लग जाती है। यही वजह है कि क्यों जो डॉक्टर सालों से सर्जरी कर रहे होते हैं वो नए डॉक्टर्स के कंपैरिजन में सर्जरी करने में ज्यादा माहिर होते हैं। लेकिन जब भी बात किसी रेयर डिजीज को डायग्नोस करने की आती है, वहां पर नए डॉक्टर्स पुराने डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेटली उस डिजीज को डायग्नोस कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए ही होता है बिकॉज जब भी हम किसी एक चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हम उस स्पेसिफिक चीज में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारी करंट प्रॉब्लम है हम उसको भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो भी एक जीनियस होता है वो दोनों तरह की इंटेलिजेंस को साथ में यूज कर रहा होता है, यानी उसका हर अगला कदम उसके पिछले कदम से फीडबैक ले रहा होता है, और वो एक ही काम को बार बार प्रैक्टिस करके उसमें अनगिनत बार सुधार लाता है और अपनी फील्ड का मास्टर बन जाता है। आपने भी ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप कोई नया काम करना शुरू करते हो, जस्ट बिकॉज आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मेरे पास अभी कोई रिजल्ट नहीं है, क्या मैं ये काम सही भी कर रहा हूं। बट एक जीनियस क्या करता है, वो ऐसे पॉइंट पर गिव अप नहीं करता है। उसके अंदर फेथ होता है कि मैं जस्ट बिकॉज एक एक्सेप्शनल गोल को अपने दिल में लेके आगे बढ़ रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई पुराना एग्जाम्पल नहीं होगा जिसको लेकर मैं ये समझ सकूं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है गलत है। तो वो अपने हार्ट के, इमोशंस के, पैशंस के बेसिस पर चलता है। और ये होता है अपने ब्रेन और हार्ट को या फिर अपनी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को मिलाना, कि जो भी मेरी इंट्यूशन बोल रही है और जो भी मैंने अपने आसपास देखा है मैं दोनों को मिला पाऊं। बस एक चीज की सुनने के बजाय अपने दिल की सुनने और अपने आप को हर्ट करने के बजाय, या फिर अपने दिमाग की सुनने और अपने आप को लिमिट करने और ये समझने के बजाय कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, यू मर्ज बोथ ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस। नंबर 3, यूजिंग इनर एंड आउटर एनकरेजमेंट। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होता है जो ब्लाइंडली उसमें बिलीव करता है। अब ये इंसान हो सकता है आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, दोस्त, आपका पार्टनर या फिर आप खुद। और जब भी आपकी लाइफ में एक ऐसा बिलीवर नहीं होता तब आपके हाथ में आती हुई अपॉर्चुनिटी को भी आप नहीं पकड़ सकते हैं। अब जैसे अमेरिका में एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं हेड स्टार्ट।
जो बच्चों को खाने पीने और पढ़ने लिखने में मदद करता है। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस करा कि ये स्कीम जो है इस पर गवर्नमेंट लगभग 50,000 करोड़ रुपए लगा रही है हर साल, बट फिर भी बच्चों की वोकैबुलरी और उनकी मैथ्स की स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही। पहले उन्होंने सोचा कि मे बी प्रोग्राम में कोई कमी है या फिर बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं है मे बी, और तब उन्होंने फिगर आउट करा कि कमी ना तो प्रोग्राम में है और ना ही बच्चों के जीन्स में, कमी एक्चुअल में है अर्ली एक्सपोजर में। जैसे हाई इनकम हाउस होल्ड्स में बड़े हुए बच्चों को लो इनकम हाउस होल्ड्स में बड़े हुए बच्चों के कंपैरिजन में हर घंटे 1500 ज्यादा वर्ड सुनने को मिलते हैं, और 4 साल के बाद ये वर्ड गैप 3.2 करोड़ वर्ड्स तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही हाई इनकम फैमिली में बढ़ते हुए बच्चों को 4 साल की उम्र तक 5,60,000 एनकरेजिंग वर्ड सुनने को मिलते हैं। मिडिल इनकम फैमिलीज में बच्चों को 1 लाख एनकरेजिंग वर्ड सुनने को मिलते हैं, और जो लोग सबसे पुअर फैमिलीज में बिलोंग करते हैं उनको 4 साल की उम्र तक 1,25,000 नेगेटिव और डिस्करेजिंग वर्ड सुनने को मिलते हैं। जहां अमीर घर के बच्चों को यस ज्यादा सुनने को मिलता है कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन हैव दैट टॉय अगर तुम अच्छे ग्रेड्स लाओगे, वहीं पुअर फैमिलीज में जो बच्चे होते हैं उनको नो ज्यादा सुनने को मिलता है कि नो तुम ये नहीं कर सकते और नो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाई मोस्ट ऑफ अस हैव टू सप्लीमेंट फॉर दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनकरेजमेंट। हमें खुद से ये बोलना होता है कि हाँ मुझे पता है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और ये आसान नहीं है, बट फिर भी मैं खुद में बिलीव करता हूं और मुझे पता है सौरभ कर लेगा। और हमें अपने आसपास ऐसे दोस्त और ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो हमें हमारी शक्तियों के बारे में याद दिलाए। आई होप आपको इस एपिसोड में कुछ ना कुछ इंसाइटफुल मिला होगा, और अपनी साइकोलॉजी को और डीपली समझने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको ये एपिसोड, जिसमें मैंने ये समझाया है कि आप अपनी अपर लिमिट को तोड़कर ज्यादा पैसा, ज्यादा फिटनेस और ज्यादा वर्क आउटपुट कैसे अचीव कर सकते हो।